हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASZ एकेडमी। मैं सुप्रीत पांडे आज आप लोगों को क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत पास आ चुकी हैं, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 10 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है हमको। तो आप लोग पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है 10 सेमी फोकस दूरी, यानी f की वैल्यू कितना दिया है, f बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पढ़िए, लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। ठीक है, अब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है हमको। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर यहाँ से अगर आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m की वैल्यू क्या होती है, HI/HO होती है कि नहीं, ये m के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए HI और HO आपस में बराबर हैं, तो हम HI के जगह HO ही लिख लेते हैं और अपॉन में HO होगा, बराबर m हो जाएगा। अब देखिए ये इससे कट गया, कितना आ गया 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, समझ में आया ना। अब आप लोग एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे V/U, इसके बराबर भी क्या होता है m होता है ना। तो अब यहाँ देखिए V/U इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, m की वैल्यू यहाँ से 1 रख दिए, तो यहाँ पे V बराबर U आ गया। मतलब जितना U होगा उतना ही V होगा, V और U की वैल्यू बराबर होगी। अब आप यहाँ पे देखिए क्या आप लोग जानते होंगे, ये लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब देखिए 1/f बराबर 1/v। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए हम लोग u की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए v के जगह हम लोग u के जगह हम लोग क्या रख लेते हैं v, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे v हो जाएगा। अब देखिए 1/f बराबर क्या आ जाएगा 1/v प्लस 1/v, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/v हो जाएगा, यहाँ से 1 1 ऐड हो जाएगा, v अपॉन में हो जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप लोग एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देखिए v का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और f का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा 2f हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे v बराबर 2 × 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी v बराबर क्या आ गया है 20, v बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे v की वैल्यू आ गई, यहाँ पे v और u आपस में बराबर है, इसका मतलब u बराबर भी क्या होगा, u बराबर भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को अगर हम 20 + 20 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 40 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा जो भी आवर्धन होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाता है वो काल्पनिक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है हमेशा 1 से कम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आप लोग देखिए क्षमता मतलब पावर, और पावर बराबर क्या होता है 1/f, और यहाँ पे f हमेशा मीटर में रखा जाएगा, सेंटीमीटर नहीं केवल मीटर में, ये ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखिए p बराबर 1/f की वैल्यू कितनी दी है 20 सेंटीमीटर में है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 20/100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 20/100 लिख लेते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर प्लस में 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है डायोप्टर। अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, +5 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच की प्रिज्म की सतह पर गिरती है, तो प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा। तो सबसे कम विचलन किस में होता है, लाल रंग में। ऐसा क्यों,
क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। और अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी पदार्थ L लंबाई तथा A प्रतिच्छेद क्षेत्रफल का तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, इसी पदार्थ A के अन्य तार की लंबाई 2L तथा प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग देखिए, पहले आप लोग को इसका प्रतिरोध कितना दिया है, 4 ओम। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, R बराबर रो L/A, जानते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू क्या दिया है 4, रो ही होगा, L की वैल्यू क्या है L, A की वैल्यू क्या है A। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से A का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा तो 4A अपॉन में L हो जाएगा ना। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, अब आगे क्या देखिए, इसी पदार्थ का, यहाँ पे क्या बोला है इसी पदार्थ का, तो रो की वैल्यू सेम होगी उसी पदार्थ के लिए। तो यहाँ से अब R डैश अगर निकालेंगे तो R डैश बराबर क्या होगा, रो डैश L डैश अपॉन में A। ठीक है, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे रो डैश और L डैश, रो डैश इज इक्वल्स टू रो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि किसी भी एक पदार्थ के लिए रो की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ से R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो 4A/L हो जाएगा। ठीक है, ये रो की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग इसे रख दे रहे हैं। ठीक है, रो की वैल्यू वहीं पे रख दे रहे हैं, इंटू L की वैल्यू क्या हो गई है, L की वैल्यू 2L हो गया है, तो यहाँ से 2L हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या हो गया है A/2, यानी A/2। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R डैश बराबर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ से ये 2 अपॉन में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4A इंटू 4L अपॉन में L इंटू A हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए L से L कट गया, A से A कट गया, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4 4 जा 16, 16 ओम इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 16 ओम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता। अब देखिए इसमें पूछा है कि विद्युत शक्ति को कौन प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखिए I स्क्वायर R करता है, VI भी करता है, IR² नहीं करता, V²/R ये भी करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि IR² विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, किसी धारावाही चालक के कारण उसे दूर पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, R के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन आयन की प्रवृत्ति होती है, तो हाइड्रोजन आयन की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, होता है कि नहीं। तो यहाँ आप देखिए H2O के अणुओं की संख्या कितनी है, 10, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अब देखिए क्रोमियम तो धातु है, ये Fe भी धातु है, हीलियम धातु नहीं है, Hg भी धातु है मतलब पारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, He। ठीक है, अब देखिए धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। तो अब इसमें आपको चारों ऑप्शन को पहले पढ़ना पड़ेगा। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये तो नहीं होता, मतलब बनाती भी हैं नहीं भी बनाती हैं। धातुएं धनायन बनाती हैं, हाँ बनाती हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, हाँ होती है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, सत्य नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो जिप्सम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, होता है ना। अब इसकी अभिक्रिया किससे करानी है हमें, सोडियम से, सोडियम मतलब Na। अब अगर ये इससे रिएक्शन करेगा तो अब देखिए क्या उत्पाद में बनेगा, C2H5O। अब यहाँ पे Na जो है हाइड्रोजन को हटा के खुद आ जाएगा, तो ONA। ठीक है, ये हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ये बाहर निकलेगी। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें क्या पूछा है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या, तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। मेल में होता है XY और फीमेल में XX। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से पढ़ के ही समझ जाएंगे, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना श्वसन में आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। तो इसका पपीते का पुष्प एक लिंगी होता है, बाकी मटर, सरसों, गुड़हल ये सब का द्विलिंगीय पुष्प होते हैं। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल होता है। प्रोटीन तो बनाता नहीं है, और वसा नाइट्रोजन गैस नहीं बनाता है, वसा भी नहीं बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। अब देखिए, जो ऑक्सीन है ये पादप हार्मोन है, एस्ट्रोजन पादप हार्मोन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग के वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कारों के पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन से प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं, हमें इसको क्यों वरीयता देनी चाहिए। तो अब देखिए, कार को अगर हमें पीछे देखना होता है तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब क्यों करते हैं इसका उपयोग, क्योंकि इसका दृश्य जो दृश्य क्षेत्र होता है, दृश्य क्षेत्र वो अधिक होता है। दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक 3 सेमी ऊंचाई की वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेमी की दूरी पर रखी है, जो 4.5 सेमी ऊंचाई पर का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया है, एक 3 सेमी ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अवतल 8 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी यू की वैल्यू कितना दिया है, वस्तु की दूरी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके आगे क्या दिया है, जो 4.5 सेमी ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपको कई बार बता चुके हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, m आएगा। आवर्धन, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है, 4.5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 3, अब बराबर m आएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट को अगर रिमूव करेंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये m के बराबर आएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे इसे, तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, m की वैल्यू कितनी आ गई, m बराबर आ गया 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, अवतल दर्पण, यानी v/u जो होता है। अब यहाँ पे दर्पण की बात किया है तो माइनस में रखेंगे। ठीक है, बराबर m होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, -v/, में u की वैल्यू क्या रखेंगे, 8, लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं u की वैल्यू हमेशा किस में होती है, माइनस में। यहाँ पे भी माइनस होगा, तो u की वैल्यू हमेशा हम लोग माइनस में रखते हैं। बराबर m की वैल्यू कितना है, 3/2। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा पहले साइड कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग को f की वैल्यू भी निकालनी है। अब हम लोग के पास क्या है, u है, v है, तो हम लोग f की वैल्यू निकाल सकते हैं किससे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, इसको थोड़ा साइड पहले कर लेते हैं। अब देखिए,
हम लोग को दर्पण सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है ना। ठीक है, अब आपको f की वैल्यू निकालनी है। f बराबर 1/v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और u की वैल्यू माइनस में रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो -1/u की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/12 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे 1/f बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, तो 12 2 जा 24, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -3 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1/24, f बराबर क्या आ जाएगा -24। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। यहाँ से ये ऊपर गया, ये मतलब पलट दिए, इसको भी पलट दिए, तो दोनों साइड पलट गया, तो f बराबर -24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो, जब कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को देखने में असमर्थ हो तो उसे कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, समझ में। अगर कोई व्यक्ति है उसे दूर की वस्तु को देखने में समस्या हो रही है तो इसे निकट दृष्टि दोष है, और अगर उसे निकट की अगर वस्तु है उसे देखने में समस्या हो रही है तो दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, अब देखिए किरण आरेख द्वारा हमको इसको समझाना है, तो सबसे पहले हम एक आँख बना लेते हैं। ठीक है, ये आँख हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मान लीजिए कहीं दूर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो ये इससे टकराया, ये यहाँ पे गया, ये लेंस है आँख की, तो ये रेटिना से पहले इसे अगर केंद्रित कर दे रहा है, ये रेटिना हो गया। अब ये लेंस जो है आँखों का, अगर ये प्रकाश को पहले ही केंद्रित कर दे रहा है, रेटिना पे नहीं गिरा, ये पहले ही केंद्रित हो गया, तो इस व्यक्ति को दूर की वस्तु को देखने में समस्या होगी। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग देखिए, अगर हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे एक आँख बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर यहाँ से दूर से कहीं लाइट आ रही है, ये इस पे गया, ये इस पे गया, तो अवतल लेंस क्या करेगा, इसको और फैला देगा। ठीक है, फैला देगा। अब ये कहाँ केंद्रित करेगा, रेटिना पे केंद्रित करेगा। ये क्या हो गया, रेटिना। अब जब ये इसको रेटिना पे केंद्रित करेगा तो अब उसको देखने में समस्या नहीं होगी, मतलब रेटिना पे अगर प्रकाश पड़ेगा तो स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तो ये आपका ये ऐसा ही कुछ आप डायग्राम बनाएंगे। और किस लेंस द्वारा यह संशोधित होगा, तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस द्वारा ये संशोधित हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जो नीला रंग होता है, नीला रंग नीले रंग का जो वो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण यह बहुत तेज़ी से फैल जाता है और इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विचलन तो
बैगनी रंग में होता है तो हमें बैगनी क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि नीला रंग जो होता है वो हमारे आँखों पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। ठीक है, तो पहला कारक क्या होता है, चालक तार की लंबाई, ये चालक की लंबाई हो गई। ठीक है, दूसरा क्या होता है, चालक में प्रवाहित धारा। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा। और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो तीव्रता होती है, किसकी तीव्रता, धारा की तीव्रता पर ये भी निर्भर करता है। और इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है, जो आप लोग नियम इसका जानते हैं क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जानते हैं ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है, एक 25 ओम का प्रतिरोध 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर दिया है 25 ओम। ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी यानी V बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है, उत्पन्न ऊष्मा की पूछना है, H बराबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास R है, V है, तो आप I निकाल सकते हैं। आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे V बराबर IR। ठीक है, अब यहाँ पे V की वैल्यू क्या रखेंगे, 12 वोल्ट, बराबर I की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, R बराबर कितना है, 25, तो यहाँ पे I बराबर कितना आ जाएगा, 12/25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी I की वैल्यू आ गई। अब आप लोग जैसे ऊष्मा H बराबर क्या पढ़े हैं, H बराबर I² R × T। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो I² मतलब 12/25, अब यहाँ पे I में स्क्वायर है, यहाँ इसको 2 बार लिख लेते हैं, तो 12/25 गुणे 12/25 गुणे R बराबर कितना दिया है, 25 ओम, यहाँ 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे T की वैल्यू आपको क्या रखनी है, यहाँ पे 1 मिनट दिया है, आपको मिनट में नहीं रखना होता, सेकंड में रखना होता है। तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड्स होते हैं। अब देखिए ये 25 से 25 कट गया, 25 से कम 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए H बराबर क्या हो गया, 12 गुणे 12 गुणे 12 यानी 12 का क्यूब बटे 5। अब देखिए 12 का क्यूब कितना होता है, अगर आप 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1728/5 आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा 2, 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया, 5 5 जा 25। ठीक है, अब कितना बचा 2 5 6 जा 30, यानी कितना आ गया 345.6 जूल। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। प्रश्नानुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं, गणना कीजिए। तो आप देखिए पहले आपको क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप लोग पहले देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, इसको हम लोग पहले नाम दे देते हैं R1, ये क्या हो जाएगा R2, ये R3, R4 और R5। ठीक है, R5 हो जाएगा, ये R5 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए R1 और R2 को पहले हम लोग पैरेलल में है तो इसको सीरीज में बना लेते हैं। तो अगर पैरेलल में है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा कि नहीं।
ये भी आपका 1 में रहेगा। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, 1 यहाँ पे कितना R1 कितना दिया है 10 प्लस R2 कितना दिया है 40, ठीक। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 5/40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/8 आ गया। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर आएगा आपका 8 ओम, ठीक है। अब देखिए इसका जो है R1, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R1 प्लस R2, ये जो प्रतिरोध आया है इसका कितना आया है 8 ओम आ गया। हम लोग थोड़ा स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R3, R4 और R5 को भी इसी तरीके से जोड़ेंगे, तो इसका R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, यहाँ पे अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 इसमें भी आएगा, तो 1/R4 R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/R इक्विवेलेंट बराबर अगर आप देखेंगे तो 1/R3 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना दिया है 20, 30 और 60 ऐसे लाइन से दिया है, तो यहाँ पे 20 ओम प्लस 1/30 ओम प्लस 1/60, ठीक है। अब देखिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 6/60, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 हो गया, 6 1 जा 6 और 6 10 जा यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 1/10, मतलब R इक्विवेलेंट बराबर 10 ओम हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप हम लोग इन दोनों का जब R इक्विवेलेंट निकाले थे तो कितना आया था 8 ओम, यहाँ पे देखिए 8 ओम आया था, ठीक है। और इस दोनों का निकाले हैं तो कितना आया है 10 ओम। तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते, देखिए ये 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़े थे तो देखिए यहाँ पे 8 ओम आया था इन दोनों को, तो यहाँ पे हम 8 ओम लिख लेंगे, ठीक है। और इसका अगर इन तीनों को जोड़े हैं तो कितना आया है 10 ओम, तो इसको 10 ओम लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, ये R मान लीजिए इसको R6, ये R7, तो ये अब देखिए सीरीज़ में है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो R6 प्लस R7 ऐसे नॉर्मली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 10 हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट कितना आ गया 18 ओम आ गया, ठीक है। यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 18 ओम, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं, कितना 18 ओम, ठीक है। देखिए अब क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। अब देखिए R इक्विवेलेंट बराबर कितना है 18 ओम, और यहाँ पे कितना दिया है वोल्ट बराबर कितना दिया है 18, तो V बराबर क्या होता है IR होता है कि नहीं। अब यहाँ पे V बराबर कितना है 18, I आपको फाइंड करना है, R कितना निकाले हम लोग 18, तो यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, बिंदु A और B के बीच का विभवांतर, तो A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो आपको इन दोनों के बीच का विभवांतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे I बराबर कितना है 1 एम्पियर, ठीक है। अब इन दोनों का अगर A और B के बीच का R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 8 आता है, ठीक है 8 आता है। अब यहाँ से आप V की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, ये 10 है और यहाँ पे 40 है, तो हम लोग पहले निकाले थे तो कितना आया था 8 ओम आया था, ठीक है। अब यही आप फार्मूला फिर से लगाइए, V बराबर IR, आपको इस बार A और B के बीच का निकालना है, तो V आपको फाइंड करना है, I की वैल्यू कितना है 1, R की वैल्यू कितना है 8, तो V बराबर कितना आ जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है।
तो V की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पहला गुण क्या होता है कि हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व किसी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब श्रेणी में ऊपर जो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जितने भी तत्व हैं वो धातु से रिएक्शन करके क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि ऊपर के तत्व अपने से नीचे के तत्व को उसके लवण से अलग कर देता है। मतलब जो तत्व ऊपर आते हैं श्रेणी में वो अपने से नीचे वाले तत्वों को उसके लवण से अलग कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं वहां से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, सोडियम परमाणु परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु परमाणु क्रमांक 17 के संयोग से NaCl का बनना समझाइए। अब देखिए आप लोग यहाँ पे Na मतलब सोडियम, ये कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे आपको गिवन है यहाँ पे। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो 2 8, अब कितना भरेंगे 1, क्योंकि 2 8 10 और 1 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये अपने क्या चाहेगा कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं है क्योंकि, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम धनायन बनाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, तो ये क्या भरेगा 2 और 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, Cl क्लोरीन ना, तो Cl कितने नंबर पे आता है, 17। अब अगर इसको आप भरेंगे तो 2 8 और 7 भरेगा, तो 2 8 10 और 7 17 हो गया। अब ये देखिए, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब आसान होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो जाएगा। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है वो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा, Cl माइनस। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 18 नंबर, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 8 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से ये क्या बना लेगा, यहाँ आप देखिए ये सोडियम है, ये धनायन बन गया, ये क्लोरीन है, ये ऋणायन बन गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अब धनायन ऋणायन पास में आएंगे तो आकर्षण बल लगेगा, तो इनमें NaCl का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यही है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप देखिए पहले हम लोग को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये मालूम होना चाहिए। तो जब अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, उदासीन बनाएगा। अब यहाँ से क्या बन गया, उदासीन, प्लस जल भी बनाते हैं ये। ठीक है, अब आप देखिए अम्ल और क्षार आपस में कैसा रिएक्शन करे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो प्रबल अम्ल क्या हो गया, HCl मान लीजिए। ठीक है, HCl ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, HCl, और प्रबल क्षार में NaOH ले लीजिए, NaOH। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, देखिए Na और Cl बन जाएंगे तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, मतलब H2O बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NaCl क्या है, एक उदासीन है। ठीक है, ये उदासीन बना दिया और वहाँ पे जल भी बन गया, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या लिखेंगे डिफिनेशन, कि जब कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अपने अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में जल तथा उदासीन बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया
जिसमें हाइड्रोजन का क्षय हो तथा ऑक्सीजन का जुड़ाव हो। ठीक है, तो या तो हाइड्रोजन त्याग दे वो, या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करे। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप लिख दीजिए Cu, ठीक है, और अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CuO बनाएगा कि नहीं। अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, तो अब देखिए ये Cu + O2 ये क्या बनाएगा, CuO बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे, क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, सोडियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराई जाए। अब देखिए आप लोग, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, NaO, ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब अगर आप इसे जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। ठीक है, NaOH बनाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसमें जुड़ेंगे। अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ इसको आप 2 कर लीजिए। यहाँ पे सोडियम कितना है 1, और यहाँ वहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, NaOH हो गया। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ 2 है, गलती कर दिया 2 गुरु, हम बैलेंस गलत कर दिया यार। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, सोडियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराई जाए। अब देखिए आप लोग, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaO। अब किसके साथ अभिक्रिया कराई जाए, जल के साथ, H2O। अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH2O मिलके क्या बनाते हैं, NaOH बनाएगा कि नहीं। अब आप इसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोला है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आप संतुलित नहीं करेंगे तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इसको 2 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है 2, यहाँ पे सोडियम 2 कर लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। अब देखिए आपका ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या बोला है, शुष्क बुझे हुए चूने, यानी बुझे हुए चूने वो भी क्या, शुष्क। यहाँ पे ये मैटर करता है, इसमें कई सारे फॉर्मूले इसके बनते हैं। ठीक है, शुष्क क्लोरीन गैस से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा। आप देखिए बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH। ठीक है, अब इसका होल ट्वाइस होगा प्लस Cl2, यहाँ पे क्लोरीन बोला है। अब अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा ये CaOCl2, क्या यहाँ पे Cl2 आ जाएगा, CaO। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब आप देखिए अब ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे Ca कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। मतलब ये रिएक्शन आपका जो है वो एकदम बैलेंस है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। यहाँ पे CaOH जो होता है, CaOH का होल्ट है, ये शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है। ये क्लोरीन है, ये रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, और प्लस ऑक्साइड वाटर निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 से 170 डिग्री तक गर्म किया जाए। तो अब देखिए एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH। अब इसका रिएक्शन करना, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो H2SO4 की अधिकता के साथ बोला है, आपको H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करवाना है, तो H2SO4 के अधिकता में। ठीक है, कितना 160 से 170 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब अगर इसे रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये टूट जाएंगे, तो ये क्या बनेंगे, C2H4 प्लस H2O। ठीक है, अब आप अगर इसे देखेंगे, अब पहले ये देखिए ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे
C2H5, यहाँ पे 4 2 6 है। अब देखिए आपको यहाँ पे इसको क्या हम बैलेंस है नहीं कर पाओ भाई, ये तो बहुत हार्ड बैलेंसिंग आई है, बैलेंस नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखा 4 2 6 हाइड्रोजन हुई गई, यहाँ 5 हाइड्रोजन 6 दूना 12 पड़ी है। कहाँ? अच्छा 6 ठेवा का भाई, तो बात का फिर घबराएगी। अब आप यहाँ पे देखिए ये कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन कितना है 2, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 5 और 1 6, यहाँ पे भी कितने हैं 4 2 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है 1, वहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये आपका इक्वेशन जो है ये बैलेंस है। ठीक है, समझ में आया ना। ये क्या है, ये एथेनॉल का आपका रासायनिक सूत्र हो गया। H2SO4 की सांद्रता में यहाँ पे सांद्र H2SO4 की अधिकतम बोला है, इसलिए यहाँ पे H2SO4 रहेगा। आपको ये सब लिखना जरूरी पड़ेगा, वहाँ पे आपको लिखना होगा, तभी वहाँ पता चलेगा कि किसकी अधिकता में ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा C2H4 + H2O बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्या है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। तो एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है CH3COOH। ये किसका, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। ठीक है, अब अगर इससे ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अब देखिए आप लोग यहाँ पे ये हो जाएगा CH3COO। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हट के Na आ जाएगा, Na+। अब देखिए यहाँ पे H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला और एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा H2O। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, एक हाइड्रोजन बच गया, तो ये क्या बताएगा, ये CO2 बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 1 2 3, अब यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3। ठीक है, कार्बन 3 सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3 1 4 1 5, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5। ठीक है, यहाँ 5 हैं। ऑक्सीजन कितना है 2 3 2 6 3 2 5, और यहाँ पे 2 3 और 3 2 5 सही है। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है आपका ये भी बैलेंस है। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है CH3COOH होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ये होता है, इससे रिएक्शन करेगा तो CH3COONA बनाएगा प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है C2H5OH। ठीक है, किसके साथ गर्म किया जाता है, एथेनोइक अम्ल के साथ, यानी CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। अब किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 के, मतलब H2SO4, ये ऐसा। ठीक है, अब अगर इससे ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा C2, अब ये बनाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन मतलब नहीं निकला, ये हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या बनाया, यहाँ से ये C2H5 यहाँ पे आके जुड़ गया और प्लस H2O बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बच गया था, तो ये दोनों H2O बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका रिएक्शन बैलेंस है। अगर ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं होता तो आपका जितना एक्यूरेट वहाँ पे हम जैसे जोड़ लिए कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा, वो नहीं बन पाता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कितना है 2 1 3 1 4। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं 2 1 3 1 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 5 6 7 8 9 1 10। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 5 3 8 2 10। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 1 2 3। सही है, एकदम इक्वेशन हम लोग का बैलेंस है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, एथेन को वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। तो एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है
H6 प्लस वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो ये क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, समझ में आया? ये एथेन का रासायनिक सूत्र हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको बर्न कर दिए तो ये क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विलयन के पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विलयन का पीएच मान क्या होता है, किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति उसके पीएच पर निर्भर करता है, ठीक है, समझ में आया? ये किसी भी विलयन का जो अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति है किस पे निर्भर करता है, पीएच पे उसके। अगर उसका पीएच जो है 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और अगर केवल 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन, तब उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या दिया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहले थोड़ा इसे साइड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर 1 मिनट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे, जिस कार्बन श्रृंखला में कम से कम एक द्विबंध अथवा त्रिबंध होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ में आया? जिसमें मतलब जिस कार्बन श्रृंखला में एक या दो, कम से कम एक या दो, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो समझ में आया, मतलब किसी कार्बन श्रृंखला में कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध होना चाहिए, तो क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे CH3 CH2, अब फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा C से, फिर ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा CH2 से CH3, अब फिर ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे मतलब एक द्विबंध या त्रिबंध होना चाहिए। मतलब अब ये नहीं है कि एक त्रिबंध या द्विबंध ही हो, दोनों भी साथ में भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई होना चाहिए मतलब। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और फिर क्या है, निम्नलिखित के IPSC नाम लिखिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बताया, निम्नलिखित यौगिकों का IPSC नेम लिखना है। अब इसका हम लोग पहले IPSC नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक कार्बन ऐसे है, 3 हाइड्रोजन है। आपको हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर बड़ा चयन होता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर ये कार्बन से जुड़ा है, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि द्विबंध जो है वो दोनों साइड से आप गिनेंगे तो 2 नंबर पे ही आएगा। तो आप गिनती किधर से भी कर सकते हैं, हम लोग इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। अब देखिए ये क्या, चार कार्बन है, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो पहले आप लिख लेंगे ब्यूट, BUT, ब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या है, एल्केन नहीं है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन, तो ENE हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन प्रयोग होता है, ई यानी ई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, इन 2 नंबर पे, तो इसका क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब समझ में आया ना आप लोगों को। अब देखिए इसका क्या बनेगा, इसका हम लोग थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए इसका, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 3 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे अल्कोहल ग्रुप भी आपका इस बार जुड़ा हुआ है। तो गिनती हम लोग कहाँ से करेंगे, जिधर से अल्कोहल ग्रुप पास में पड़े। तो 1 2 3, सबसे लंबी चेन में अल्कोहल सबसे पास इधर से ही आएगा। आप इधर से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आएगा ये, और यहाँ पे भी, यहाँ से भी दूसरे नंबर पे आएगा। बात तो वही है, आप चाहे इधर से गिनती कर सकते हैं, तो हम लोग इधर से कर ले रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ये क्या है, 1 2 3 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो इसको हम लोग लिख लेंगे पहले प्रोप। अब OH के लिए क्या लगाते हैं, अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोपेनॉल, ऑल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपेनॉल हो जाएगा, और ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। तो हम लोग को प्रत्येक का उदाहरण, एक उदाहरण लिखना है। तो आप एक उदाहरण में, अब देखिए विखंडन कौन करता है, अमीबा। अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, विखंडन द्वारा। अमीबा जो इस शेप में ऐसे होता है, ये क्या करता है, ये आपस में ऐसे 2 अमीबाओं में टूट जाता है, मतलब ये इस प्रकार से ऐसे कहीं से भी ब्रेक होके टूट जाता है, तो ये विखंडन का प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कौन करता है, अमीबा। ठीक है, तो देखिए अब खंडन कौन करता है, तो खंडन की प्रक्रिया होती है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा का जनन किस प्रकार होता है, विखंडन द्वारा। तो देखिए पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किस में होता है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में जनन किस प्रकार होता है, पुनरुद्भवन या, इनको अगर आप काट देंगे तो 2 भागों में ये फिर बढ़ जाएंगे। और मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है, मुकुलन विधि द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे अब देखिए ये क्या है, मानव में मादा जनन तंत्र है। आप लोग इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, किसका किसका, नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का, हृदय का, वृक्क का और नेफ्रॉन का। इन सब का अगर आपने ये 4-5 जो है फिगर में से कोई ना कोई एक हर बार आता ही आता है। ठीक है, और लॉन्ग में ये सब आते हैं, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र के बाद ये आपका वर्णन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, पहला भाग क्या था, क्या है इसका, अंडाशय। ये चल क्यों नहीं रहा पेन, ये अंडाशय। ठीक है, अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। श्रेणीय गुहिका में 2 अंडाशय होते हैं जो बहुत छोटे आकार के होते हैं। अंडाशय में अंडे बनते हैं। अंडाशय के अंदर की सतह पर एक एपिथीलियम कोशिकाओं की पतली परत होती है जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर फोलिकल तथा अंडा बनाती है। मतलब जो ये कोशिकाओं की परत होती है यही विभाजित होकर अंडा बनाती है। अंडाशय की गुहा में संयोजी उत्तक होते हैं जिन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। प्रत्येक फोलोनिकल में एक जनन कोशिका होती है जिसमें चारों ओर स्ट्रोमा की कोशिकाएं रहती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाएं अंडे का निर्माण करती हैं। मतलब इनमें जो अंडे का निर्माण किस विधि द्वारा करती हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब ये करती हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक 2 हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं जो मादा में प्रजनन संबंधी विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मतलब एस्ट्रोजन जो होता है, ये देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन जो होते हैं यही विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, डवाहिका। ठीक है, डवाहिका क्या होता है, यह रचना में नालिका समान होती है। इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय के पास खुला हुआ रहता है। इसके सिरों पर झालदार रचना होती है जिसे फ्रीबई कहते हैं।
अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो फ्रीबी के संकुचन क्रिया के कारण फैलोपियन नलिका में आ जाता है। मतलब वो जो डाकवाहिनी में जो हलचल होती है उसके कारण वो अंडा जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है, फैलेनिकल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। अंडा निषेचन फैलेनियल ट्यूब में करता है। मतलब ये नलिका मतलब ट्यूब में जो होता है आदि अंडे, यदि अंडों का निषेचन नहीं होता तो यह गर्भाशय से होकर योनि और ऋतुस्राव के समय योनि से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, गर्भाशय। यह मूत्राशय के तथा मलाशय के बीच स्थित एक मांसल रचना है। फैलोपियन नलिकाएं इसके दोनों ओर ऊपर के भागों में खुलती हैं। मतलब जो ये फैलोपियन जो नलिकाएं होती हैं ये इसके ऊपर और नीचे दोनों भागों में खुलती हैं। गर्भाशय का निचला सिरा कम चौड़ा होता है और योनि में खुला है। गर्भाशय के अंदर की दीवारें एंडोमेट्रियम की बनी होती हैं। मतलब ये गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है किससे बनती है, एंडोमेट्रियम से बनती हैं। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचन, अंडे को परिवर्धन काल में जब तक कि गर्भ विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म न ले आश्रित तथा भोजन प्रदान करती है। ठीक है, मतलब बच्चा जो जब तक थोड़ा वो डेवलप नहीं होता वो यहीं पे उससे उसका पोषण उसका होता रहता है। ठीक है, देखिए तो अगला भाग क्या है, योनि। यह मांसल नलिका समान रचना है। इसका पिछला भाग गर्भाशय की ग्रीवा में खुलता है। मादा में मूत्र निष्कासन के लिए अगला छिद्र होता है जो योनि में खुलता है। ठीक है, और भग क्या है, योनि बाहर की ओर एक सुरखा से खुलती है जिस भाग को भग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो बाहरी भाग होता है उसे भग कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, ये क्या होता है, यदि पेड़ पौधों में वृद्धि जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है तो उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अब इसका यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहेंगे। देखिए क्या लिखा है, किसी जीवों की ऐसी वृद्धि होना जो गुरुत्वाकर्षण बल के उत्पीड़न से प्रभावित हो। यदि बढ़ाव गुरुत्वाकर्षण बल की ओर हो तो इसे धन गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यदि यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में पेड़ पौधे में वृद्धि हो तो इसे ऋण गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, यह पौधों और फफूंद के तनों की ऋण गुरुत्वाकर्षण होते हैं जिस पर कारणवश वे ऊपर की दिशा में उगते हैं, जबकि उनकी जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं। तो मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन कई सारे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे HGH है, GH है, ग्रोथ हार्मोन्स। तो मानव में वृद्धि हार्मोन क्या, शरीर में उत्पादित एक प्रोटीन है जो न केवल बचपन में के दौरान बल्कि वयस्क में भी महत्वपूर्ण है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि द्वारा उत्पादित होते हैं जिसे मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कई हार्मोन स्त्रावित करता है जो अन्य ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन क्या होता है, जो मनुष्यों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है, ऐसे पोषण मतलब जो पेड़ पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाते उन्हें विषमपोषी पोषण में रखा जाता है। यह एक पोषण का तरीका है जिसमें जीव रहने के लिए भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वे हरे पौधों की तरह अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। विषमपोषी जीवों को जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक कार्बनिक पदार्थों को लेना पड़ता है। मतलब वो बाहर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अलग कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके। तो यहाँ से हम लोग का मॉडल पेपर समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।